पढ़ेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। एक्चुअली में हृदय जो हमारी जो हार्ट है, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कह रहा है, यानी कोई व्यक्ति कह रहा है कि जब हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे स्टर्नम के पीछे जो है हृदय, जो हमारी हार्ट है, वहां पे अचानक से ऐंठन और पीड़ा उत्पन्न हो रही है। यानी कि मेहनत करने पे ऐसी स्थितियां अगर किसी को आ रही हैं और परिश्रम बंद कर दे तो फिर पीड़ा बंद हो जाए। ठीक, यानी कि एक टाइटनेस फीलिंग आ रही है और पीड़ा जैसी स्थिति हो रही है किसी को, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज द एंजाइना पेक्टोरिस। यानी कि जब वो मेहनत कर रहा है, एक्सर्शन कर रहा है और ऐसी स्थितियां हो रही हैं, तो हम उसको जो है क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। दैट इज द एंजाइना पेक्टोरिस। अब इसको इलेक्ट्रोपैथी में किसी को अगर एंजाइना पेक्टोरिस हो जाए, और इलेक्ट्रोपैथी में किसी को एंजाइना पेक्टोरिस होता है, तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं इलेक्ट्रोपैथी में, आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पे। तो फर्स्ट आप आते हैं कि इसका मुख्य रूप से क्या होता है, जो हमने ट्रीटमेंट बताया है आपको, सिम्प्टोमेटिक रेमेडी। सेकेंड, ऑर्गेनिक रेमेडी। थर्ड, प्रिंसिपल रेमेडी। यानी कि सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, ऑर्गेनिक रेमेडी, देन द प्रिंसिपल रेमेडी। थ्री पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। यानी कि मेरे YouTube चैनल का मुख्य उद्देश्य है आपको सिलेक्शन ऑफ रेमेडी सिखाना होता है कि दवा का चयन आप किसी भी रोग में कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रोपैथी द्वारा, और रोगी को कैसे ठीक कर सकते हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य है और हम लोग का भी उद्देश्य है कि कैसे आप तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जो नए चिकित्सक हैं जो शुरू किए हैं वो हमारे से जुड़ सकते हैं, और जो कर रहे हैं वो अगर लाभ नहीं मिल पा रहा है, चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो भी हमसे जुड़े, वो भी हमसे जुड़े, हमारी इलेक्ट्रोपैथी से जुड़े। यानी कि उनको भी लाभ मिलेगा हमारी इलेक्ट्रोपैथी से कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो जरूर जुड़े हमारे YouTube चैनल से और लोगों को बताएं। तो इसमें जो है मैंने बताया आपको कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं। अब आते हैं कि सिम्टम इसमें क्या क्या आता है, लक्षण क्या क्या आता है, सिम्टम्स। तो मैंने तो बताया ये कि कंडीशन कैसे, इसके कार्डिनल सिम्टम्स होंगे। जो कार्डिनल मैंने सिम्टम आपको बताया कि टाइटनेस फीलिंग एंड द पेन ऑन एक्सर्शन, यानी कि मेहनत करने पे दर्द होना शुरू होगा स्टर्नम के पीछे। तो इसमें जो है सिम्टम्स क्या क्या होते हैं मुख्य रूप से, तो ये रोग अचानक से होता है। यानी कि इसकी जो कंडीशन है वो सडन ऑनसेट है, अचानक से होता है, और तीव्र पीड़ा, माने इसमें क्या होता है? दैट्स द पेन। पेन इसमें होता है, मैंने बताया था। तो पेन की कंडीशन मैंने आपको हमेशा से बताई है, द कंडीशन ऑफ द पेन, द लोकेशन ऑफ द पेन एंड द रिफर्ड एरिया ऑफ द पेन। यानी कोई भी, हर बीमारी में आप देखते होंगे कि कल जब मैंने उसको पढ़ाया था तो उसमें भी पेन था, इसमें भी पेन है। तो पेन से क्या तुम्हें क्या सोचना है? कोई पेन हो रहा है तो पेन में, पेन की ऑनसेट, दैट इज द ग्रेजुअल, दैट इज द सडन ऑनसेट। आ रहा है समझ में? यानी कि कल जीबी स्टोन मैंने पढ़ाया था तो उसमें भी था कि सडन ऑनसेट पेन शुरू हो गया, तो इट मींस कि दैट इज द जीबी स्टोन एंड ग्रेजुअल ऑनसेट
अदर डिजीज, अदर बीमारी हो सकती है। तो इस तरह से पेन वही है, लोकेशन वही है, लेकिन पेन की जो हो रहा है उसकी अवस्था के आधार पे चीजें बदल जाती हैं, कारण बदल जाता है, अंग बदल जाता है, चीजें बदल जाती हैं। इसलिए जब केस टेकिंग करो किसी भी चीज का, जब हम केस टेकिंग करते हैं तो इस बात का हमें ध्यान हमेशा रखना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, सडन ऑनसेट पेन, ठीक, और पीड़ा उत्पन्न होने से पहले, यानी कि पेन क्या होगा, सडन ऑनसेट, सडन ऑनसेट पेन होगा, तीव्र होगा, तेज पेन, तीव्र पीड़ा। और पीड़ा होने से पहले इसको क्या होगी, बेचैनी होगी। आ रहा है समझ में, बेचैनी और भारीपन, हैवीनेस, हैवीनेस इन द चेस्ट, हैवीनेस फीलिंग इन द चेस्ट, यानी कि हैवीनेस फीलिंग ऑन द चेस्ट होगा इसको। और फिर स्टर्नम के पीछे, स्टर्नम ये हमारी बोन है, स्टर्नम मिड बीच में जो बोन है वो क्या है, दैट इज स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे ठीक पीछे पीड़ा, और शुरू शुरू में ये जो है पीड़ा, मान लीजिए किसी को अगर पीड़ा जैसी स्थिति हो रही है किसी को, यानी कि शुरू शुरू में क्या होता है कि पीड़ा जैसी मतलब एक्सर्शन, मेहनत करने पे पीड़ा होती है, मतलब शुरुआती अवस्था में परिश्रम करने पर, किंतु बाद में बिना परिश्रम के भी, माने मेहनत नहीं करता है तो भी पेन होना शुरू हो जाता है। समझ गए बात को, यानी कि पेन की ये सडन ऑनसेट होता है, और प्रारंभिक अवस्था में, यानी कि जब वो एक्सर्शन करता है, मेहनत परिश्रम करता है तब होता है, और पीड़ा 1-2 मिनट होती रहती है। और अगर इसको रेस्ट न दिया जाए तो ये पीड़ा बाएं साइड से होते हुए ये बाह तक जाता है। समझ गए, ये यहां तक पेन जाता है। समझ गए बात को, पेन यहां तक पहुंचता है उसमें, और अंगुलियों तक, ये गर्दन तक होते हुए ये गर्दन तक जाता है, और फिर ये हाथों तक पूरा जाता है पेन, ठीक। और असहाय पीड़ा होती है, रोगी को लगता है जैसे दम घुट रहा है हमारा, कि सांस बंद हो जाएगा। समझ गए, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। और अगर इसको टाइमली, ठीक, अगर इस सडन ऑनसेट जो हो रहा है, अगर इसको टाइमली हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया या मैनेजमेंट नहीं किया गया तो 5 से 10 मिनट में इसकी डेथ भी हो जाती है, ठीक। इसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं, जो एंजाइना पेक्टोरिस है। समझ गए, 5 से 10 मिनट लगता है इसको, ठीक। तो इसमें जो है उसी तरह से चीजें जो हैं होती हैं कि एकदम से रोगी को अगर तत्काल मैनेजमेंट न किया जाए तो रोगी को डेथ हो जाती है, रोगी की मौत हो जाती है 5 से 10 मिनट। तो इस केस में कभी भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। समझ गए। अब मुख्य रूप से अब इसमें जो है क्यों होता है और कौन सा अंग है जिसका हमें इलाज करना होता है, आ रहा है समझ में, क्यों ये होता है और इसमें क्या दवा सेलेक्ट करेंगे, कब क्या देंगे, कौन सी दवा सेलेक्ट करेंगे, इसको कैसे ठीक करेंगे, है ना प्रश्न कि कैसे ठीक करेंगे।
तो मुख्य रूप से इसमें अंग जो होता है वो क्या है, अब हार्ट है तो हार्ट ही होगा, तो हार्ट में क्या होता है, इसमें अब आएगा कारण के आधार पे, तो हार्ट में हार्ट मसल्स कोरोनरी आर्टरी, ठीक, कोरोनरी आर्टरी, और भी तमाम सारे कारण हैं इसके पीछे होने के, अंग और भी आपको समझ में आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोपैथी में इलाज जो है वो कारण के आधार पे ही करना होता है। इलाज की हम ट्रीटमेंट जो करते हैं वो कारणों के आधार पे ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी रोगी का। तो अब जब हम इसमें आते हैं प्रिंसिपल रेमेडी में, इसके कारण हम देखते हैं, समझ गए। तो खास करके ये जो रोग होता है 45 के उम्र से ऊपर वाले पुरुषों को अधिक होता है, स्त्रियों को नहीं होता है। खास करके ये रोग, कभी स्त्री का सुने हो हार्ट अटैक हो गया है? लेकिन पुरुष का हार्ट अटैक होता है हमेशा, स्त्री का नहीं सुने हो उनका हार्ट अटैक हो गया है। ऐसा क्यों होता है? तो ये जो बीमारियों का ट्रेंड है वो अलग अलग होता है महिलाओं में, पुरुषों में। जैसे अभी टीबी स्टोन मैंने पढ़ाया तो पुरुषों को कम होता है, महिलाओं को ज्यादा होता है टीबी स्टोन, देखने को मिलता है। अमूमन 100 जने हैं तो 100 में 90 महिलाओं को 10 पुरुषों को हुआ रहता है, ठीक। इसी तरह से इसको देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को नहीं होता है, लेकिन मात्रा बहुत कम होती है, ठीक। तो ये खास करके स्त्रियां इस रोग से मुक्त रहती हैं। अब इसके जो कारण हैं मुख्य रूप से, जब कारण में इसके आएंगे तो हमारी हार्ट पूरे शरीर को सप्लाई करती है, यानी कि जो हार्ट है वो पूरे शरीर को सप्लाई करती है ब्लड को, लेकिन हार्ट को भी भाई ब्लड चाहिए, है ना, उसको भी चलने के लिए तो ब्लड चाहिए। तो जो हार्ट दिन रात मेहनत करता है, उस हृदय की धमनी जो होती है आर्टरी, उसकी उसमें जो है, उसके द्वारा जो रक्त आर्टरी द्वारा जाता है और उसकी पेशियों में पहुंचता है, तो वो हृदय की पेशियों में रक्तहीनता से पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, यानी कि हार्ट को खुद नहीं मिलता है ब्लड, उसकी पेशियों को नहीं मिलता है। आर्टरीज में क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। आर्टरियो एस्क्लेरोसिस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, ठीक। कारण क्या है, आर्टरियो एस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। ये कोरोनरी आर्टरी जो है उसमें क्या हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए। आर्टरियो एस्क्लेरोसिस होने से उसमें क्या हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए। और ये मुख्य रूप से कारण है। तो इसकी जो फिर हार्ट ही काम नहीं करेगा, तब फिर पूरा शरीर अटैक कर गया जब उसी पे, तो फिर सारे काम उसी से होने हैं। तो खास करके कोरोनरी आर्टरीज में एस्क्लेरोसिस होना या उसमें फैट का, कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, मतलब कैसे भी वो क्या हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, वहां पे ब्लॉक हो जाए, जिससे क्या हो कि जो सप्लाई करता वो सप्लाई ना हो। तो इस कारण से चीजें जो हैं वो होती है।
ये मुख्य कारण है, इंटरनल कारण है, ड्यू टू द कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉकेज। आ रहा है समझ में? ये मुख्य कारण है इसका। अब आते हैं, यानी कि ये इंटरनल कारण है। इसके बाद एक्सटर्नल कारण जो है वो क्या क्या है, जो एक्सटर्नल कारण मैं बताता हूं आपको कि रोगों के कारणों को मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दो कैटेगरी में बांट दिया है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ये मेरा पढ़ाने का सिखाने का तरीका है। ये सिलेक्शन ऑफ रेमेडी का जो सिस्टम मैंने बनाया है उसी हिसाब से मैंने इसको बांट भी दिया है चीजों को। तो उसमें जो है मुख्य रूप से धूम्रपान, मदपान, यानी कि धूम्रपान, मदपान, अल्कोहल, सिगरेट्स और चिंता, चिंता के कारण फियर, भय, चिंता, ग्लूकोज की कमी, हाइपोग्लाइसीमिया, चिंता के कारण हाइपरटेंशन और गाउट, और एक्सरसाइज न करना, एकदम से बैठे रहना। और एक कारण मैंने इसमें देखा है कि रोगियों को अगर ठीक करना है तो आर्टरियोस्क्लेरोसिस या ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी हो रहा है, लेकिन वो ब्लॉकेज क्यों हो रहा है? ड्यू टू वीक मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हो रहा है वहां पे, ड्यू टू वीक मेटाबॉलिज्म। तो आंतरिक कारण में एक कारण ये भी है कि मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी। अब मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी यानी कि मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हो रहा है, इसके कारण भी चीजें जो हैं वहां पे ठीक नहीं हो रही हैं कि मेटाबॉलिक अगर ठीक नहीं होगा तो ब्लड में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो इस वजह से भी चीजें ऐसी होती हैं। बाकी जो मुख्य रूप से आर्गन आपको मैंने बताया कि कोरोनरी आर्टरी होती है मुख्य रूप से आर्गन, उसके वजह से उसकी जो हार्ट की मांसपेशियां हैं वो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करती हैं, जिससे हार्ट की पंपिंग जो है, जो होना चाहिए वो नहीं होता है। तो जब होता है, नहीं होता है तो क्या होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है, पेन। तो सेम यही चीज होता है इसमें। आ रहा है समझ में? अब ये होने के पीछे ये जो चीजें हो रही हैं, दिखाओ क्या क्या पढ़ाए हैं उसमें है। तो ये कारण है, उसके होने के पीछे जो कारण है उसमें मैंने बताया भी है कि एक्सरसाइज यानी कि श्रम का अभाव, शोक, भय, चिंता, तो ये सब तमाम कारण हैं जिसके कारण से चीजें जो हैं देखने को मिलती हैं। और लोगों में ये लगभग 40-45 के बाद ही मिडिल एज में देखने को मिलता है ये। तो ये फिर कैसे हम इसको, अब इतना तो जान गए हम, ठीक, अब कैसे इसको ट्रीटमेंट करेंगे? मान लो रोगी आपके पास आया तो कैसे इसको ट्रीटमेंट करेंगे? अगर तो फर्स्ट एक्सटर्नल और इंटरनल, लेकिन रोगी को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाने की जरूरत है, इसको सीपीआर दे करके तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने की जरूरत है। समझ गए बात को? बहुत ज्यादा इसमें
रिस्क उस लेने की जरूरत नहीं है, सीपीआर देके तो तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की जरूरत है, तुरंत एम्बुलेंस बुला करके 5 से 10 मिनट लगता है इसमें। तब तक अगर रोगी के पास टाइम है तो तुम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आजमा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके लिए बहुत अनुभव तुम्हारे पास होना चाहिए, ना तो पता चलेगा कि तुमने जो है बिना अनुभव के काम कर दिया तो चीजें गड़बड़ हो जाती है, समझ गए। इसलिए कभी भी किसी भी मरीज पेशेंट का जीवन में उसके जीवन से खिलवाड़ मत करो। जो चीज ना समझ में आती हो बिल्कुल बोल दो कि हमसे नहीं हो पाएगा, आप ले लीजिए, नहीं, समझ गए। खास करके जितने भी इमरजेंसी डिजीज हैं उसमें जो चीजें तुम्हें नहीं समझ में आ रही हैं तो उसको तुम तुरंत रिफर्ड कर दो। जो अनुभवी है, जो किया हुआ है उस चीज में, वो आसानी से इसको कर सकता है। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एप्लीकेशन देते हैं कि ऑन द एरिया ऑफ द हार्ट, आ रहा समझ में। तो एरिया ऑफ द हार्ट एक्सटर्नल C5A3, ठीक, C5A3 WE C5A3 और WE। और इसको जो है कभी कभी हमें जो इंटरनल रूप से ड्राई पिल्स इसको देते हैं रोगी का जो व्यवस्था, तो S1 ड्राई पिल्स में लगातार खिलाना चाहिए, S1 ड्राई पिल्स में, यानी कि कुछ गोली उसके मुंह, अब उसको तो पता होता नहीं है मान लो, तो मुंह में डाल के बोलना चाहिए कि इसको सक करते रहे मुंह में, ठीक। और इसमें जो है फिर आते हैं हम जो इंटरनल रूप से जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करना है तो WE, ठीक है। और B यूज कर सकते हैं, ठीक। कंडीशन के आधार पे हम लोग उपयोग करते हैं इसका, अलग अलग कंडीशन के आधार पे। एप्लीकेशन वाले में भी हम C5A3 B भी प्रयोग कर सकते हैं, ये WE या B उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। S1 ड्राई पिल्स में, फिर S10 C5A3 ड्राई पिल्स, ठीक है। ये मेरा प्रयोग है, ये स्पेशली हमने जितने रोगियों पे प्रयोग किया है, ठीक। किसी को चेस्ट एरिया में बाएं साइड में कुछ भी हो रहा हो, इसको तीनों को मिला करके ड्राई पिल्स में जितने रोगियों को आज तक मैंने प्रैक्टिस में दिया है, स्पेशली हार्ट वाले में, तो बहुत अच्छा लाभ हमको मिला देखने को ड्राई पिल्स में, आ रहे समझ में। जितने भी हार्ट के रोगी हमको मिले तो हमें बहुत अच्छा लाभ इसका मिला। तो जो जो चीजें मिलती हैं मैं बता रहा हूं तुमको। अब आते हैं कि इसको जो है मान लो ट्रीटमेंट करना है, समझ गए। तो ट्रीटमेंट करना है तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे इसका। फर्स्ट तो भाई कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व है, आर्टरी की वजह क्या होगी E1, मसल्स इन्वॉल्व है, आर्टरी की वजह से मसल्स काम नहीं कर रहा है तो C5,
कौन सा आर्गन है? तो हार्ट है, तो क्या दवाई होगी? एस्टेन। आ रहा है समझ में? एस्टेन C5A1, समझ गए? कोरोनरी आर्टरी की दवाई हो गई। उसके बाद F1, ये मुख्य रूप से अंग की दवाई आपकी हो गई। A1C5 एस्टेन और F1, ये क्या हो गई? मुख्य रूप से ऑर्गन्स की दवाई हो गई। अब आते हैं कि कारण की दवाई। अब उसकी कोरोनरी आर्टरी क्यों ब्लॉकेज हुई? क्योंकि ड्यू टू स्लो वर्क ऑफ द लीवर। आ रहा है समझ में? लीवर का काम ठीक नहीं है, तो F5C5A3 F1, या C5 वहां दिए हो तो F5A3 और F1 कर सकते हो, यहां से F1 हटा के यहां कर सकते हो F5A3 और F1, समझ गए? अगर उसका मान लो पेट वोट ठीक नहीं रहता है, मान लो उससे तुम लो, उसका क्या, उसका जब हिस्ट्री लोगे तो वो बताएगा कि भाई पेट में जो है ये चीजें ठीक नहीं है, यानी कि गैस बन रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तमाम सारी स्थितियां बताएगा। तो तुम मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए S1L1 खाने से पहले S10A3 खाने के बाद दे सकते हो, समझ गए? धीरे धीरे ये ब्लॉकेज इसका खत्म हो जाएगा, आराम से इस रोगी को ठीक कर सकते हो। इसमें यही फिलोसॉफी है इस रोगी को ठीक करने के लिए। आ रहा है समझ में? यानी कि ये दवाई और S1, L1 और S10 और A3, उसके साथ मेरा चला लेना लीवोवेल, हार्टवेल। क्यों दे रहे हैं लीवोवेल? लीवर के लिए, हार्टवेल और HBP, ठीक, उसका बीपी हाई है तो HBP, ये 3 दवाई दे सकते हो इसके साथ। और ये दवाई चलाओगे तो रोगी को लाभ एकदम से मिल जाएगा उसमें। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो प्रॉपर वे में तुमको मैंने मैनेजमेंट का पार्ट भी बता दिया और बेसिकली द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी मैंने तुम्हें बता दिया कि मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कैसे एंजाइना पेक्टोरिस को कर सकते हो, ठीक। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। कैसे किसी रोगी को हम ठीक करने के लिए औषधियों का चयन कैसे हम सोचेंगे, क्या सोचेंगे, ये चीज मुझे मैं सिखाने का तुम्हें प्रयास करता हूँ। और इस फिलोसॉफी पे, इस पे मैंने रोगियों को मैं ठीक करता हूँ, मेरे पास एविडेंशियल है चीजों का। आप सब लोग देखते भी हैं कि किस तरह से हम रोगियों को ठीक कर रहे हैं, रोगी ठीक हो रहे हैं हमारे, और तमाम सारे हमारे चिकित्सक साथी रोगियों को ठीक कर रहे हैं। तो इस विधि को हमारे जरूर आजमाएं, जरूर सीखें। अगर आपको चीजें ना समझ में आती इलेक्ट्रोपैथी तो जरूर कांटेक्ट करें, हम लोगों से सीखें इलेक्ट्रोपैथी को, ठीक है। तो ये आपका इलाज जो है वो रहा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, इसका इलाज ये, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस का।